हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम वापस से डील करने वाले हैं कुछ और टॉपिक के साथ फॉर दी टॉपिक जिम्नोस्पर्म, यानी कि हम जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ और सब टॉपिक्स आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। अपने प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल कैसी होती है, कौन डोमिनेट करेगा, स्पोरोफाइट रहेगा या कैसी बॉडी रहेगी, प्लॉइडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉइड रहेगा। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन अबाउट द जिम्नोस्पर्म। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं हमारे लिए जानना, और वो क्या है? इट इज द अडैप्टेशन टू लैंड कंडीशन, पहला। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, यानी ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से फीचर्स प्रेजेंट है हमारे जिम्नोस्पर्म के पास जो कि वो लैंड पर रहने के लिए इतना स्टेबल बन सका। एक दूसरी बात कि ये जो सीड बना ये कैसे बन रहा था। तो बहुत सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में समझ ली थी। आज बारी है इन दोनों टॉपिक्स की फॉर दी जिम्नोस्पर्म्स। तो प्लांट किंगडम का ये जो जिम्नोस्पर्म है, आइए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी खूबियां थी इसके अंदर जो ये इतना सक्सेसफुल लैंड प्लांट आगे जाकर बन सका। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आपके लिए ये जो नीट की प्रिपरेशन है, नीट का कंप्लीट कोर्स है, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। कुछ चैप्टर्स के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप एक दो चैप्टर क्या पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं हमारे साथ। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो फिर मैम इसके लिए हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या है, तो कोर्स मॉड्यूल मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है नीट के कोर्स मॉड्यूल में। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर। हर चैप्टर को हम एक एक टॉपिक में कंप्लीट करते हैं। एक एक टॉपिक का आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसके पास आप जब देखोगे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक में आपको मिल जाता है क्या, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। तो ये डीपीपी का जो पीडीएफ है ये आपको वहां से डाउनलोड करना है और अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसे डीपीपी को सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा, कुछ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत घुमाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट स्टेज पर आ जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी, ठीक। और वो सॉल्यूशन देख करके आप बिल्कुल एप्ट प्रिपेयर हो जाते हो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से हम हर टॉपिक के बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डीपीपी में। जैसे ही हमारा डीपीपी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाता है, आखिर में जब चैप्टर खत्म होता है तो हमारे पास आता है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ढेर सारे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो होता है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, डिटेल देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर में जो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उन सबके बारे में अलग से आपको लिस्ट मिलती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, किस ईयर में उन्होंने काम किया था, ये सब कुछ, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलता है, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, आपने जो कुछ भी लर्न किया है उसको। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां आप मुझे डाउट्स भेजते हो, सुंदर सुंदर नोट्स भेजते हो, डायग्राम्स भेजते हो, और फिर मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करती हूँ, डिस्प्ले भी करती हूँ जो भी आप मुझे भेजते हैं। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस किस बात में? पेपर पैटर्न कैसा आएगा, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है मैडम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं रहता है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास खुद से आ जाएंगे। देन वी गो विद द वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर के लिए, फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल जो हम फॉलो करते हैं, राइट, जिसके थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एनसीईआरटी की हाइलाइट्स अलग से रहती हैं और वो हर चैप्टर के लिए हर चैप्टर के एंड में आपको मिल जाती हैं, जहां पर हम एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसे समझते हैं। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक सबसे पहला तो है अडैप्टेशन टू लैंड कंडीशन। अडैप्टेशन टू लैंड कंडीशन, कैसे जिम्नोस्पर्म्स ने अपने आप को इतना अडैप्ट कर लिया कि वो हमारे लैंड पर रहने लायक हो गया। हम सब जानते हैं, देखो 1 मिनट, हमारे पास सबसे पहले कौन आया था? एल्गे आए थे, ठीक है। तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में? एल्गे के बारे में। यहां पर हमने जो अभी तक पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास थी एल्गे, ठीक। एल्गे को क्या चाहिए होता था? वाटर चाहिए होता था, और वो भी बहुत सारा वाटर चाहिए होता था, ठीक है।
एल्गे वाटर में ही मिलती थी, है ना। इसके बाद हमारे पास आए ब्रायोफाइट्स। तो जब ब्रायोफाइट्स आए तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते थे? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते थे? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है मैडम, क्यों कहते थे? बिकॉज दे वर ऑन द लैंड, वो जमीन पर आ गए थे लेकिन स्टिल दे रिक्वायर्ड वाटर, क्योंकि इनके लिए वाटर एसेंशियल था, वाटर एसेंशियल था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद हमारे पास आए टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स जो थे इनके लिए भी वाटर एसेंशियल था टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। हमने देखा था पूरी लाइफ साइकिल। सो वाटर इज नेसेसरी टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो वाटर बहुत जरूरी है। इसके बाद आया कौन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। अब एक बात हमें समझनी है, वो ये है, पूरा वाटर में रह रहे थे, सब कुछ वाटर में हो रहा था। ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत थी, तभी वो फर्टिलाइजेशन वो भी कर पाता था, और टेरिडोफाइट जो थे उन्हें भी पानी की जरूरत थी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट बॉडी जो थी वही सबसे बढ़िया डोमिनेंट बॉडी थी, वही मेन बॉडी थी, और इसे वाटर की जरूरत नहीं थी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसे जरूरत थी किसकी? विंड की, यानी कि एयर की। तो इन बाकी के कंपैरिजन में, यानी हम अगर हमारे जिम्नोस्पर्म को कंपेयर करेंगे टेरिडोफाइटा से या फिर ब्रायोफाइटा से या एल्गे से, तो कंपैरिजन में आप इसे एल्गे से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो तो वाटर वाला फॉर्म है, ये लैंड वाला फॉर्म है, प्रॉपर लैंड फॉर्म है, और सीड भी मिल रहा था, यानी कि ये तो भाई बहुत ही ज्यादा पुरानी बात हो गई। ब्रायोफाइट के साथ भी आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। टेरिडोफाइट में कुछ सीड बनाने योग्य हमें स्ट्रक्चर दिखने लगा था, हमें समझ में आता था कि भाई रिटेन हो जाता है आर्किगोनिया के पास ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, तो हम समझ रहे थे आगे जाकर के कोई हमें मिल सकता है सीड का फॉर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो थे उनके पास बहुत सारे फीचर्स ऐसे प्रेजेंट थे जिन्होंने इस जिम्नोस्पर्म्स को लैंड पर रहने लायक प्लांट बनाया। सो व्हाट वर दोज फीचर्स, व्हाट वर दोज अडेप्टेशंस जिनकी वजह से जिम्नोस्पर्म इतना काबिल बन सका कि वो लैंड पर रह सके। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, और हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल और फैक्टर्स थ्रू विच द जिम्नोस्पर्म became the or it adapted itself to live on the land condition, or it became adapted to live on the lands। अब इसका मतलब क्या है कि वो फैक्टर्स जो इस जिम्नोस्पर्म को हेल्प करते हैं कि ये अपने लैंड पर सरवाइव कर सके। ठीक, तो पहला फैक्टर हमारे पास कौन सा होता है? पहला फैक्टर हमारे पास होता है प्रेजेंस ऑफ रूट। पहला कि हमें इसमें रूट सिस्टम मिला। क्या मिला? रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम कैसा था? अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। आपको याद है इससे पहले तो हमें वो राइजोम मिल जाया करता था, तो राइजोम में तो वही अंदर पड़ा रहता था और फिर उसी में से रूट निकल आती थी, उसी में से शूट निकल आता था, तो वो ज्यादा काम का नहीं था। लेकिन इसमें प्रॉपर हमें रूट सिस्टम मिला जो कहाँ प्रेजेंट है? अंडरग्राउंड प्रेजेंट था, अंडरग्राउंड प्रेजेंट था। तो वाटर इसे जो भी चाहिए होता था अपने खुद के ग्रोथ के लिए, वो इसे अंडरग्राउंड सॉइल में से मिल जाएगा, अदरवाइज इसे बाहर से कोई सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कौन सा फीचर था? इसके पास दूसरा फीचर था मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। अब अगर एक प्लांट है, खुद सोचो, अगर मैं छोटा सा प्लांट ले लूं, अगर मेरे पास ये छोटा सा प्लांट है, ठीक, ये, ठीक है, तो इसका कोई वेट होगा क्या? नहीं होगा। छोटी सी रूट भी होगी तो भी इसे संभाल लेगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मेरे पास कोई बड़ा सा
बड़ा सा मेरे पास अगर कोई प्लांट है, ठीक, बड़ा सा मेरे पास ट्री है कोई, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ तो नीचे चाहिए जो इसे पकड़ के पकड़ बना के रखे, यानी कि रूट्स चाहिए इसे, तभी ये वहां पर एग्जिस्ट कर पाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को जमीन पर खड़े रहना है अगर, तो इसे क्या चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी पहली बार कहां देखा गया था, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसमें आया वैस्कुलर टिश्यू, ठीक, वैस्कुलर टिश्यू मिलने लगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। क्या मिलने लगा, जाइलम और फ्लोएम, जो कंडक्शन का काम कर रहा था। अब आप बोलोगे मैम जाइलम और फ्लोएम में तो बहुत सारी चीजें एब्सेंट थी। हाँ बिल्कुल थी, कुछ सेल्स एब्सेंट थे, लेकिन फॉर्म ऑफ जाइलम फ्लोएम तो मिल रहा था जो बाकी कहीं प्रेजेंट नहीं था। और अगर इसके पास कोई कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है तभी तो ये लैंड पर रह रहा है। पानी में रहता अगर कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता, क्योंकि पूरे टाइम पानी वानी की जरूरत पड़ती तो कंडक्शन वहीं से हो जाता, पर वो काम ये कर नहीं सकता। तो इसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, इसके पास अपना खुद का रूट भी है, और इसके पास ऐसा एक सिस्टम भी है जो इसे वाटर, फूड, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, मैडम ये कैम्बियम क्या है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। कैम्बियम इज नथिंग बट द सेकेंडरी ग्रोथ दैट हैज अकर इनसाइड द प्लांट। प्लांट में या ट्री में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, यानी अगर ये छोटा सा पहले पौधा ऐसा था, बाद में जाकर ये ट्री बन गया, तो इसमें बहुत सारी ग्रोथ हुई होगी ना, तभी जाके इतना बड़ा ट्री बना है। तो इतनी ग्रोथ एक बार में तो नहीं हुई होगी, कुछ समय में रुक रुक के ग्रोथ हुई होगी, तभी तो ये इतने सालों पुराने पेड़ हो जाते हैं, बहुत सदियों पुराने, भाई 200-200 साल पुराने पेड़ हो जाते हैं। तो उसमें जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ में आपको नहीं लगता कि इसकी ये स्टेम भी इंक्रीज हो गई है, इसके नंबर ऑफ लीव्स भी इंक्रीज हो गए हैं। तो देखो ये वाला इसका ये वाला डायमीटर भी बढ़ा, नंबर यहाँ पे भी बढ़ा, रूट्स भी बढ़े, कुछ ना कुछ इसमें ग्रोथ का कोई तो पोर्शन चल रहा होगा। और अगर एक ही इंसान इसमें ग्रोथ करा रहा होता तो क्या ये इतना बड़ा प्लांट अच्छे से बन पाता, नहीं बन पाता। तो क्या होता है, एक बहुत सिंपल तरीके से, मैंने पिछले बार भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, एक सेल है वो 2 सेल बनाता है, एक सेल ये, एक सेल ये, ठीक है। तो ये अभी क्या कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। ये कौन सी ग्रोथ कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही ये ग्रोथ करता है तो एक सेल को ये बोलता है कि भाई तुम्हारा फंक्शन है कि तुम आगे जा करके और नए सेल बनाओगे, लेकिन तुम्हारा यहीं पे ग्रोथ का काम खत्म हो जाता है। दूसरा वाला हमेशा सिर्फ फंक्शन करेगा, जो भी कंडक्शन हो, फोटोसिंथेसिस हो, बस तुम्हारा काम क्या है, प्लांट के कामों में हाथ बटाना, और तुम्हारा काम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना, तभी तो ग्रोथ होगी। लेकिन इसमें डेवलप होने में इसे स्ट्रेंथ बहुत सारी चाहिए, यानी बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो तना पेड़ का कितना बड़ा होता है, तभी तो वो इतने बड़े कैनोपी जैसे पोर्शन को पकड़ के रख पाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो उसको इतना बड़ा होना है तो अब वो बेचारा एक सेल कब तक डिवाइड हो के पूरा भार संभालता रहता। तो एक समय ऐसा आता है कि जो फंक्शनल सेल्स होते हैं वो भी आगे जाकर डिवाइड करने लगते हैं। तब हम बोलते हैं कि अब ये अगर डिवाइड कर दे तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन डिवीजन का नहीं था, मेन इसका काम था प्लांट के फंक्शंस करना, इसका काम था डिवीजन करना। ये तो कर ही रहा है, साथ साथ इसने भी डिवीजन करना अगर चालू कर दिया तब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बनता है, जो वो सेकेंडरी ग्रोथ से जो सेल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं कैम्बियम। तो वो जब कैम्बियम बनता है तो वो पेड़ का तना मोटा होने लगता है, ऐसे ही रूट भी मोटे मोटे होने लगते हैं। अब आप सबसे बड़ी साइंस तो ये समझो, इसमें कोई बहुत वैसी वाली बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए, लॉजिकल सी बात है। अगर ट्री है, तना उसका यानी कि जो बार्क है वो कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, और बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी लीव्स हैं, कैनोपी। कैनोपी मतलब आपको पता है कैनोपी वाला ट्री कैसा होता था, ऐसा वाला जो बहुत ज्यादा भरा रहता है लीव से। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को अगर हमें जमीन पर रखना है तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बड़े बड़े रूट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मानते हो? तभी तो अगर ये अंडरग्राउंड अच्छे से पकड़ बनाएगा तभी तो ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर पकड़ा रहेगा। तो ये जो कैम्बियम बन रहा है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी स्टेम वाले पोर्शन में या शूट वाले पोर्शन में बन रहा है, ये रूट वाले पोर्शन में भी बनेगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उससे प्लांट को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ
मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो हमें कहाँ मिलने लगा था, जिम्नोस्पर्म्स में मिलने लगा था, जिसकी वजह से हमारा जिम्नोस्पर्म इस लायक बन सका कि वो क्या कर ले, लैंड पर रह सके। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो कैम्बियम बन जाता था इसके पास, ठीक है, कैम्बियम बन जाता था, और कैम्बियम से क्या हो जाती थी, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कैम्बियम हो गया, वैस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, ये वैस्कुलर टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट है, रूट सिस्टम है जो अंडरग्राउंड है। तो ये फीचर्स ऐसे हैं जो क्या दे रहे हैं, इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप अब लैंड पे जाके रह सकते हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, इसके बाद आया हमारा पॉलिनेशन का क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। नहीं आपको लगता कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है? भाई रह तो ये चलो लेता, लेकिन पानी जब से इसे जरूरत पड़ना पानी की बंद हो गई, तब से ये इंडिपेंडेंटली लैंड पे रहने वाला प्लांट हो गया। इससे पहले जो भी प्लांट्स होते थे उनको जरूरत पड़ती थी पानी की फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसने क्या किया कि इसको फर्टिलाइजेशन का इसने अपना प्रोसेस बदल लिया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि हमारे पास क्या है, आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया से पहले वो ओव्यूल बना लेता है। ओव्यूल कब कैसे बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, हमारे मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ था, स्पोरेंजियम में, और वो स्पोरेंजियम कहाँ था, वो जो स्पोरेंजियम निकल के आया था कोन शेप, वो कहाँ था, मेल कोन और फीमेल कोन में। तो फीमेल कोन में से स्पोरेंजियम एक निकला, उस स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बैठी हुई थी। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या करा, आगे जाकर बहुत सारा माइटोसिस करके टिश्यू बना लिया। व्हाट वाज दैट टिश्यू, दैट वाज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन गया, फिर वो इंटेग्यूमेंट बना, सीड कोट बना। तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बना के बताती हूँ वो कैसा था, कि हमारे पास ये तो है स्टेम हमारी, ठीक है, ये हमारा एंडोस्पर्म और सीड जो आगे जाकर बनेगा वो वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, बहुत मोटा सा बन जाता है इंटेग्यूमेंट, बहुत मोटा सा बन जाता है इंटेग्यूमेंट। यहाँ पर इस तरीके से ये इंटेग्यूमेंट बन जाता था, ठीक, और इसमें ऊपर यहाँ पर होता था माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे होता था, यहाँ ये वाला क्या था, माइक्रो। अच्छा मैं यहाँ नहीं बनाती हूँ वरना आपको फिर मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी कैसे, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना के बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा हम अच्छे से बना पाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर था, इसके पास ये बनने वाला है आगे जाकर क्या, हमारा ओव्यूल, ठीक। ओव्यूल कैसे बनेगा, पहले तो बाहर हमारे पास इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगा, पहले हमारे पास बाहर क्या प्रेजेंट होगा, इंटेग्यूमेंट। इस तरीके से ये इंटेग्यूमेंट बना लेता है, यानी कि सीड कोट बन गया, ये थोड़ा आगे तक सीड कोट बनाएगा, और एक खुला हुआ ओपन पोर बच गया। वो ओपन पोर आगे जाकर क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो। बहुत थिन कर दिया है मैडम, दिखेगा नहीं हमको, हाँ, ये क्या बना लेगा, माइक्रोपाइलर एंड बोलते, ठीक है। इसके अंदर कौन बैठा था, ये तो है हमारा सीड कोट यानी कि इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बैठी हुई थी, तो मेगास्पोर मदर सेल ये है, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड कर करके माइटोसिस से अपना खुद का टिश्यू बना लिया, बहुत सारा, ऐसे पूरा बहुत सारे सेल्स बनाए और उससे एक टिश्यू बन गया, ठीक है। और वो टिश्यू जब बना तो उसने आगे जाकर क्या बना लिया, आगे जाकर पूरा का पूरा इसने बना लिया। अगर मैं इसे कवर कर दूं तो इसने पूरा का पूरा बना लिया अपना एंडोस्पर्म, ठीक है। ऐसे फैलकर पूरा इसने क्या बना लिया, एंडोस्पर्म बना लिया। अब एंडोस्पर्म यहां पर आपको पहली बार देखने को मिला था, याद आ गया, एंडोस्पर्म पहली बार देखने को मिला था। हाँ मैडम मान लिया, पहली बार देखने को मिला था। ये है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक। इसमें प्रेजेंट था आर्किगोनियम, इसमें प्रेजेंट था आर्किगोनियम कुछ इस तरीके से, वो नेक सेल और वेंटर लेकर, और उसमें बैठा हुआ था एग सेल। उसमें कौन बैठा था, एग सेल। तो ये मार्क कर लो, यहां पर हमारे पास है आर्किगोनियम,
आर्किगोनियम, और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है नेक सेल, वो एग सेल, ठीक। एग यानी कि हैप्लॉइड है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको सब कुछ समझा दिया था। अब इसमें पॉलिनेशन कैसे होता था, इसमें पॉलिनेशन ऐसा होता था कि हमारा ये मेल कोन बैठा था, मेल कोन में कौन था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर से आगे जाकर क्या बनेगा, पोलन बनेगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक बैग है जिसके अंदर कौन रहता है, मेल गैमीट रहता है। जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस सेशन को जरूर देखना है, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वो सेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने यही चीजें वहां बताई हैं पर और ज्यादा डिटेल्ड मैनर में बताई हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर था, पोलन ग्रेन बनाया, मेल गैमीट बन गया। अब पोलन ग्रेन ही तो था जो उड़ता हुआ कहां पहुंचेगा, पोलन ग्रेन हवा में उड़ेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन हवा में उड़ेगा और उड़ के यहां पर एक म्यूसिलेज का ड्रॉप प्रेजेंट रहता था, म्यूसिलेज का ड्रॉप, दिस वाज म्यूसिलेज ड्रॉप। म्यूसिलेज ड्रॉप कैसा होता था, चिपचिपा सा, चिपचिपा, ठीक। चिपचिपा होने की वजह से पोलन ग्रेन इस पर आकर के चिपक जाता है। तो पोलन ग्रेन ले आओ, पोलन ग्रेन, ये मैं इसको म्यूसिलेज ड्रॉप को ऐसा बना देती हूँ, ये म्यूसिलेज ड्रॉप चिपचिपा सा था, ठीक है। इसके पास कौन आया, इसके पास आया पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ, ठीक है। तो पोलन ग्रेन ले आओ, हवा में उड़ता हुआ आया पोलन ग्रेन, यही पोलन ग्रेन आकर के यहाँ चिपक गया, ठीक। पोलन ग्रेन चिपका तो अब क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और यहां से इसके अंदर चला जाएगा। पोलन ट्यूब कहां से जाएगा, देखो ध्यान से देखो, पोलन ट्यूब यहां से जाएगा इसके अंदर, यहां से जाएगा आर्किगोनियम के अंदर, और एग बैठा है उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यहीं पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस था जिससे पोलन ग्रेन हमारा हवा में उड़कर, यानी कि विंड की मदद से हवा में उड़कर कहां पहुंच गया, म्यूसिलेज की ड्रॉप के पास, फीमेल स्ट्रक्चर के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया। तो पॉलिनेशन ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया और वो हवा के थ्रू होने लगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए दे डू नॉट रिक्वायर वाटर एंड सो दे आर दी most adapted kind of land plant that was seen first। क्या हुआ, क्योंकि इसे पानी की जरूरत नहीं पड़ी ना, इससे पहले पानी की जरूरत फर्टिलाइजेशन के लिए पड़ती थी, और अगर इसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए तो इसे क्या चाहिए, हवा चाहिए, और अगर इसको हवा चाहिए तो पानी का रूल खत्म, अब आप लैंड पे मजे से रह सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसे क्या मिल गया था, इसका पॉलिनेशन किससे होने लगा था, थ्रू विंड, थ्रू विंड इसका पॉलिनेशन होने लगा, जिसने इसका जीवन पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। थ्रू विंड पॉलिनेशन टुक प्लेस। कैसे होता था, विंड की मदद से। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ, ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना था, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, इस ओव्यूल के अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहां ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। तो जाइगोट भी कहां बनेगा, ओव्यूल के अंदर, और जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहां बनेगा, ओव्यूल के अंदर, और एम्ब्रियो आगे जाकर के बनाता है सीड, ओव्यूल आगे जाकर के बनाता है सीड। तो ये भी कहां बना, ये भी बना हमारा ओव्यूल के अंदर। यानी सीड अगर बन गया तो ये हमारा इस पूरे टॉपिक की जान है, सीड बनना, क्योंकि सीड इससे पहले कभी नहीं बना था। इससे पहले जब हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, एल्गे पढ़ा था, कभी सीड दिखा था नहीं। ओव्यूल, सीड, एंडोस्पर्म,
एम्ब्रियो, सब ये एम्ब्रियो बोल रही हूँ, ओव्यूल, सीड, एंडोस्पर्म, तीनों चीजें आपको पहली बार देखने को मिली थी जिम्नोस्पर्म में, which is the reason that it is the most adapted land plant। बात समझ में आ गई? तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां पर हो गया? took place in ओव्यूल। कहां पर हुआ? ओव्यूल में हुआ, ठीक। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऐसा हुआ कि ओव्यूल जो था वहीं पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो बाद में जाकर के आगे ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड, और सीड क्या करेगा? सीड इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। नाउ सीडलिंग निकलेगा उसमें से, तो सीड में से सबसे पहले यहां पर क्या बनेगा? यंग स्पोरोफाइट बनेगा, यंग स्पोरोफाइट बनेगा। यंग स्पोरोफाइट से आगे जाकर क्या बन जाएगा? मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। इतना इजी तो है, मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। दिस इज द एंटायर थिंग, दिस इज द entire reason why the gymnosperms are the adapted land plants। अगर ये सारे फीचर्स ना मिलते, सोचो अगर कैम्बियम नहीं मिला होता तो क्या ये इतना बड़ा अपना प्लांट का स्ट्रक्चर लेकर लैंड पे रह सकता था? नहीं रह सकता था। सोचो अगर पॉलिनेशन वाटर से ही हो रहा होता तो विंड की इसको जरूरत उस समय नहीं थी। अगर वाटर से हो रहा होता तो फिर तो ये टेरिडोफाइट्स के जैसा ही होता, तो कहां से लैंड पे रहता? फर्टिलाइजेशन कहां कर लेता है? ओव्यूल के अंदर ही कर लेता है, बाहर जाने की स्ट्रक्चर को जरूरत नहीं पड़ी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ द कैम्बियम। और वैस्कुलर टिश्यू बन रहा है, वैस्कुलर टिश्यू अगर नहीं होता तो सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट कर लेते, और अगर सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट करते तो कॉन्स्टेंटली वाटर में रहने की जरूरत पड़ती। एंड व्हाट अबाउट द रूट सिस्टम? इट वाज द वेल डेवलप्ड ओनली इन द जिम्नोस्पर्म्स। वहां पर वेल डेवलप्ड नहीं था, वहां पर हमें क्या मिल रहा था? रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते थे, या तो राइजोइड मिलता था या तो फिर राइजोम मिलता था। सो दिस एंटायर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। डन? ओके, नाउ लेट्स रीड इट, देख लेते हैं क्या क्या है। अमंग वैस्कुलर प्लांट्स, अगर हम वैस्कुलर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि जो टेरिडोफाइटा था वहीं पर हमें वैस्कुलरिटी मिल गई थी, लेकिन वो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट थे जहां पर सीड प्रेजेंट नहीं था। कुड नेवर बिकम सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन। वो कभी भी सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसीलिए नहीं बने क्योंकि वहां पर सीड नहीं बना था। सीड बनने के लिए ओव्यूल का होना जरूरी है। ओव्यूल के लिए क्या क्या चाहिए? हमें एंडोस्पर्म चाहिए, सीड कोड यानी कि इंटेगुमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ थी नहीं। इसके बाद सीड प्लांट्स जो थे, ऑन दी अदर हैंड, सीड प्लांट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हम जिस जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, सो दे आर वेल अडेप्टेड टू लैंड कंडीशन। बहुत आराम से ये लैंड पर रह सकते हैं, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल है। एंड दिस डोमिनेट ओवर द अदर ग्रुप ऑफ प्लांट, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप होता है। डोमिनेटिंग ग्रुप किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा रेंज में, सबसे ज्यादा वेराइटी में, सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसे हम कह देते हैं भाई वो हमारा डोमिनेंट प्लांट है। और इसी रीजन से सीड वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। और जो सीडलेस प्लांट है यानी कि टेरिडोफाइटा, उनमें वैस्कुलैरिटी तो थी, पर वो कैसे थे? लैंड प्लांट्स अडेप्टेड नहीं थे लैंड पर रहने के लिए। सो दे आर वेल अडेप्टेड टू लैंड कंडीशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। अब हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड। जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये सबको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या देखना है हमें? वो फीचर्स जिनकी हमने बात करी, यानी कि बेसिकली हम वही चीज देखने वाले हैं जो मैं यहां पर आपको बता चुकी हूं। इसका और एडवांस और भी ज्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म देखो। पहले नंबर पे हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव सबटेरेनियन रूट सिस्टम। सबटेरेनियन रूट सिस्टम, सबटेरेनियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम मिल रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां पर अगर मुझे इतना बड़ा प्लांट है जिसको पकड़ के रखना है जमीन पर, तो मेरे पास अंडरग्राउंड भी उतना ही स्ट्रेंथ वाला, उतना बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अपर पोर्शन में स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो भाई रूट सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है, और वो क्यों प्रेजेंट है? फॉर द एंकरेज। एंकरेज यानी कि होल्डिंग ऑन,
सपोर्ट एंड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ताकि वो वाटर और मिनरल को कैरी करवा सके। तो वाटर को और मिनरल को कैरी कौन करवाता है? वैस्कुलर टिश्यू लेकर जाते हैं। कैसे जाता होगा प्लांट में वाटर और मिनरल? वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू जाता है। तो वो वैस्कुलर टिश्यू कौन सा है जो वाटर और मिनरल लेके जाएगा? इट इज द जाइलम। ठीक, तो हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है। बस दूसरी ही लाइन में हमने ये कह दिया था कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी कि जाइलम। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि जाइलम कहां से प्रेजेंट है? बिल्कुल रूट के टिप से चालू हो गया, शूट में पहुंचा, लीफ में पहुंचा, हर जगह प्रेजेंट है। और हमेशा आपको याद होगा, ये पहले भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूं, हमेशा जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन होता है, जाइलम जो भी वाटर कैरी करवाता है वो मल्टी डायरेक्शनल करवाता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, जमीन में से पानी आया, ठीक है, मतलब ये मिट्टी में पानी जो प्रेजेंट था, सॉइल में पानी जो प्रेजेंट था, वो किसने ले लिया? रूट ने अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही वो रूट अब्सॉर्ब कर लेगी तो रूट में से पानी ऊपर चढ़ेगा, तो पानी रूट के थ्रू ऊपर आता है। सोचो, अगेंस्ट द ग्रेविटी चल के स्टेम में पहुंचता है। स्टेम में पहुंचने के बाद हर ब्रांच में जाता है और इधर उधर ओने कोने सब जगह की लीफ में पहुंच जाता है। तो कैसा होता है? सॉरी, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि नीचे से हमेशा ऊपर ही आएगा। यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेगा वाटर, हमेशा ऐसे ही जाएगा, नीचे से ऊपर, सॉइल से रूट स्टेम लीफ, सॉइल से रूट स्टेम लीफ, सॉइल से रूट स्टेम लीफ, हमेशा पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जब फूड बनेगा, यानी प्लांट में हर जगह लीव्स प्रेजेंट है और लीव्स सारी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। तो उसमें से जो फूड है वो प्लांट के हर पार्ट में जाना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। लेकिन वाटर का फ्लो कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो रूट सिस्टम है उसकी बात। रूट सिस्टम के बाद हमने वैस्कुलर सिस्टम की बात कर ली, जहां पर हमने जाइलम देखा। इसके अलावा दे हैव वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम टू सपोर्ट मैसिव लार्ज ट्री। इतने बड़े बड़े ट्री को सपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, जो इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा टू विथस्टैंड इतना बड़ा वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें पढ़ लिया, हमने लिख लिया इसको। गुड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये वाला आप लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला आप लिख लीजिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है फोर्थ वाला जो है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। तो कैम्बियम से क्या बनेगा? फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ बार्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एरियल पार्ट्स। तो वो जो बार्क, जिस तने की, जिस पेड़ की वो टहनी की हम बात कर रहे हैं, टहनी तो नहीं बोलेंगे, वो जो बार्क की हम बात कर रहे हैं, वो मोटा वाला हिस्सा, वो कहाँ से बना? वो बना कैम्बियम से। कैम्बियम में क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ, वहाँ पर नए सेल्स बन रहे हैं। इस तरीके से उसने प्लांट को क्या कर दिया? बड़ा बना दिया। तो वो छोटा सा प्लांट जो पहले ग्रीन कलर की स्टेम के साथ हुआ करता था, अब वो कैसा, किस में बदल गया है? ब्राउन कलर के वुडी स्ट्रक्चर में बदल गया है। कैसे बदलेगा? कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ की मदद से। तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, कैम्बियम बन जाता है कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। फॉलोड बाय प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आई होप मैं आपको मालूम है, मैं ये बार बार क्यों बताती हूँ, ताकि आपको साथ ही में सेशन में याद हो जाए। पोलन ग्रेन अगर बनाना है तो मैंने आपको बताया था चेन कैसी चलेगी। हमारे पास मेल कोन था, मेल कोन में से क्या निकलेगा? मेल कोन में स्ट्रक्चर जो है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बैठा हुआ। कौन सा सेल बैठा है? एक्चुअली माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? वो एंथ्रीडिया वाले स्ट्रक्चर की। तो एंथ्रीडिया वाले स्ट्रक्चर में से एक सेल निकलेगा, और वो सेल कौन सा है? इट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पोलन ग्रेन बनाएगा।
और पोलन ग्रेन के पास क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट प्रेजेंट है जो आगे फर्टिलाइजेशन करेगा। सोचो इस मेल कोन की मदद से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। और पोलन ग्रेन कोई खुद में गैमीट नहीं होता, इट इज ओनली द स्ट्रक्चर इनसाइड विच द मेल गैमीट इज प्रेजेंट। जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होगा वो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो पोलन ग्रेन बनने लगता है। प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर विच आर कैरीड टू मेगास्पोरोफिल। ये कहां पहुंचता है, मेगास्पोरोफिल के पास। मेगास्पोरोफिल मेगा स्पोर रखेगा अपने पास। मेगास्पोर क्या बनाएगा आगे जाकर, जैसे ये मेल कोन था इसी तरीके से अगर हम फीमेल कोन ले लें कि भाई ये हमारा फीमेल कोन है, फीमेल कोन है, तो फीमेल कोन में से आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, इसमें से जो सेल निकलेगा वो कौन सा सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर बनाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म जब बन जाएगा तो एक्चुअली मेगास्पोर मदर सेल के पास 4 सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाती है, 1 बचती है, वही एंडोस्पर्म बनाती है। और वहीं पर क्या प्रेजेंट मिल जाता है हमको, आर्किगोनिया मिल जाता है। यानी आर्किगोनिया भी मैं ना बोलूं, वहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, आर्किगोनिया के अंदर जो सेल मिलेगा वो है एग सेल। तो ये हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों आकर के आपस में मेल मिलाप कर लेते हैं और प्रोसेस हो जाता है फर्टिलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना लेते हैं, अब तो देखो अब तो और इजी हो गया ना, समझ में आ गया होगा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड से यंग स्पोरोफाइट एंड देन द मैच्योर स्पोरोफाइट। तो ये हमारी कहानी हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इस लाइन को कह रहे हैं ना कि मेगास्पोर मदर सेल वाला जो है मेगास्पोरोफिल, उसके पास पोलन ग्रेन जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किससे हुआ होगा, पॉलिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द विंड। विंड से पॉलिनेशन होगा, हवा में उड़ करके पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, आर्किगोनिया के अंदर बैठे एग सेल के पास पहुंचेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम इनटू ओव्यूल, और फिर वो मेगास्पोरेंजियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये मेगास्पोरेंजियम ही तो था, ये मेगास्पोरेंजियम ही तो था जो किसमें कन्वर्ट हो गया था, ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया था। तो ये ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाली बात भी मैं आपको बता चुकी हूं। So, transformation of megasporangium into ovule and development of female gametophyte inside the ovule। अब हम उसे फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं, हम उसे फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, उससे सीड बनना, ये सब कुछ कहां पर होने वाला है, ये सारा का सारा काम हमारे फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी वो जो उसका मेगास्पोरेंजियम था उसी के अंदर होगा। तो वही मेगास्पोरेंजियम जो अभी तक क्या बना रहा था, जो अभी तक बना रहा था हमारा एंडोस्पर्म बनाया जिसने, एंडोस्पर्म बनाया जिसने, और जिसने एंडोस्पर्म के साथ साथ एग बनाया, आगे जाकर वही क्या बन गया, वही बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी में आगे जाकर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अब से पहले प्रेजेंट नहीं हुआ करते थे, ये हमें अभी ही देखने को मिले, कहां पर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। ये लिख लीजिए, पहले ये लिखा, ओके। इसके बाद ये वाला अगर आप लिखना चाहते हैं, हालांकि ये मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुकी हूं,
अब आता है कुछ और अडेप्टेशन, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी की जरूरत फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पड़ी थी जैसे टेरिडोफाइट्स में पड़ती है, जबकि पोलन ग्रेन डेवलप इनटू मेल गैमीटोफाइट फॉर्मिंग मेल गैमीट। देखो पोलन ग्रेन डेवलप हुआ था ना मेल गैमीटोफाइट में, जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट था, तो पोलन ट्यूब बनेगा। इन पोलन ट्यूब द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट अप टू फीमेल गैमीट, दैट इज सिफिनोगेमी, जो विंड की मदद से हुआ है तो सिफिनोगेमी हो गया। ठीक है, विंड की मदद से पोलन ट्यूब बन जाना है स्फिनोगेमी। ठीक है, जाइगोट जर्मिनेट, अब जो जाइगोट है वो कहां पर पनपेगा, वो जर्मिनेट होगा ओव्यूल के ही अंदर, ये मैं बता चुकी हूं, ओव्यूल टू फॉर्म एम्ब्रियो, यही हमने पढ़ा है। इसके बाद फर्दर दे ग्रो इन टेम्पररीली सस्पेंडेड ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड फॉर डिस्पर्सल, जहां पर पहली बार में मैंने बता दिया था कि यही ओव्यूल आगे जाकर, ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल ही आगे जाकर सीड बनेगा, इससे यंग स्पोरोफाइट बनेगा, मैच्योर स्पोरोफाइट बना देगा। हमेशा सीड में से ही प्लांट निकल के आता है, ये तो सबको मालूम है, तो ये हम समझ गए कि भाई सीडलिंग हो जाएगा, आगे जाकर प्लांट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज कंप्लीटली दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये मैं आपको समझा चुकी। फर्स्ट सीड वाज फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव एंड एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड टेरिडोस्पर्म्स और साइकैडियोफिकल्स, टेरिडोस्पर्म्स एंड साइकैडोफिलिकल्स। अब ये जो है ये क्या है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सबसे पहली बार सीड देखा गया था। तो ये आपको नहीं लगता नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पहला वाला पूछ लिया, पहले कहाँ बना था तो नाम बताना पड़ेगा, तो ये दोनों नाम आज के लिए आपका होमवर्क है, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, फर्स्ट सीड वाज फॉर्म्ड इन, फर्स्ट सीड आगे डैश लगाओ, टेरिडोस्पर्म्स और साइकैडोफिलिकल्स। ठीक है, ये नाम लिखना है। दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट बिटवीन सीडलेस वैस्कुलर प्लांट एंड साइकेड्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स अगर मैं एक तरफ रख दूं, पहले टेरिडोफाइट्स आए थे और टेरिडोफाइट्स के बाद आए थे जिम्नोस्पर्म्स। हाँ मैडम, ऐसा ही हमने पढ़ा है, ऐसा ही हुआ था। तो इन दोनों की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कनेक्टिंग लिंक कौन है? सो इट इज दी टेरिडोस्पर्म्स, ठीक है। टेरिडोफाइट ने जो अपना फॉर्म बदला है, वो किस में चेंज हुआ? सबसे पहले टेरिडोस्पर्म्स में चेंज हुआ और आगे जाकर के हमें वो जिम्नोस्पर्म जैसा स्ट्रक्चर दिखाने लगा, ओवरऑल कैरेक्टर्स मिलने लगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, नोट करिए इसको। तो ऐसे हमें क्या याद रहेगा, टेरिडो का टेरिडो ले लिया, टेरिडोफाइट्स का टेरिडो ले लिया और जिम्नोस्पर्म्स का स्पर्म्स ले लिया, टेरिडोस्पर्म दोनों के कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, ऑल राइट, फाइन। सो हियर वी आर डन विद द सेकेंड सेशन ऑफ योर टेरिडोफाइट्स, जहां पर हमने समझा कि जो हमारे सेकेंड सेशन ऑफ योर जिम्नोस्पर्म्स, जहां पर हमने समझा कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कैसे लैंड पर आके रहने लगे, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फीचर्स विच मेड इट टू सर्वाइव ऑन द लैंड, विच मेड इट टू अडेप्ट ऑन द लैंड। उन फीचर्स को देखा हमने जिसकी वजह से ये जमीन पे रहने के योग्य बन चुका था। यहां पर हमने इस सेशन को किया कंप्लीट। अब फिर भी मैं आपसे ये बोलूंगी कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म का पहला सेशन था, इट वाज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो, उसको जाकर जरूर देखना है। अगर उसको नहीं देखा तो आधा अधूरा है, उसे देखना ही देखना है। अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है तो अभी भी टाइम है, वापस जाओ और उस सेशन को कंप्लीटली देखकर वापस आओ और फिर इस सेशन को देखो, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इसे लिखना बहुत जरूरी है, तो नोट्स जरूर बनाने हैं और उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं जैसे कि आप लोगों को दिखा सको, प्राउड फील कर सको, और वो नोट्स आपको मुझ तक भी भेजने हैं और मैं आपको किसी दिन लेकर आऊंगी और सबको दिखा दूंगी वो सुंदर नोट्स, राइट। तो अब मैं बता चुकी हूँ कि नोट्स भेजना क्यों जरूरी है। आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कहाँ पर करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, टाइप करिए www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा। उस ऑफिशियल पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा टू एक्सप्लोर टॉपिक
टॉप कोर्सेज, वहां पर जाकर नीट सिलेक्ट करिए। नीट में जाकर बायोलॉजी, नीट यूजी बायोलॉजी सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो एक डिस्क्रिप्टिव पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच ऑल वीडियोस का, और यहीं पर सीक्वेंस में आपको हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से थोड़ा स्पीड, अगर आप एक बार देख चुके हैं तो स्पीड थोड़ा रेस करके भी देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी सेशन खत्म करें, क्योंकि आपके लिए हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक सेशन में से कहीं से भी कोई सा भी ऑप्शन बन सकता है आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 100% फ्री कोर्स है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर नीट एग्जाम। आपको ना कोई फीस देनी है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पैकेज वैकेज लेना है, कुछ नहीं लेना। ये सारी चीजें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको बस लाइक जरूर कर देना है। थोड़ी सी ना, कभी कभी हम कंजूसी कर देते हैं किसी को प्यार देने में, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए प्यार है। तो इसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। हर एक इंपॉर्टेंट सेशन, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और शेयर जरूर करिए अपने वर्चुअल ग्रुप में। खुद भी जागो, उन्हें भी जगाओ, और फिर एक ऑरा बनाओ जहां पर हम सब मिलकर इस नीट के एग्जाम को फोड़ डालेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।